नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना प्रमुख को लेकर आ रही है। लद्दाख में एलएसी के पास चीनी हेलीकॉप्टरों के एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि इन मुद्दों पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का प्रयास होता है तो भारतीय वायुसेना निपटती है और जरूरी कदम उठाती है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जो गतिविधि देखी गई है वो सामान्य नहीं थी। जब भी इस तरह की घटनाएं होती है हम करीबी से निगरानी करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। इन मुद्दों पर अनुचित चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी वायु क्षेत्र का उल्लंघन होता है तो इससे निपटा जाता है। आपको बता दें कि चीन की ये हिमाकत ऐसे वक्त पर आई है जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर F-16 और JF-17S लड़ाकू विमानों के साथ अपनी गश्त बढ़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हंदवाड़ा का बदला लेने के लिए भारत संभावित जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि हंदवाड़ा में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है बालाकोट 2 को लेकर। एयरफोर्स चीफ ने अभी हाल ही में मीडिया को बताया कि जब भी हमारी धरती पर कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए। उन्हें अगर इस टेंशन से मुक्ति पानी है तो भारत में आतंकवाद फैलाना बंद करना होगा। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स बालाकोट दोहराने के लिए 24 घंटे तैयार है। उन्होंने कहा कि जब जब भारत पर आतंकी हमला होगा तब तब पाकिस्तान को बालाकोट जैसा डर सताता रहेगा। हम तैयार हैं, हमें जिस समय हुक्म मिलेगा हम पाकिस्तान के भीतर घुसकर इन आतंकियों के अड्डों को तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान को इस वक्त भारत के एयर स्ट्राइक का डर भी सता रहा है। भारत 2 टूक लिहाज में पाकिस्तान को समझा चुका है कि वो कश्मीर में अपनी हरकतों को लेकर बाज आए। गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर और मुजफ्फराबाद समेत पूरा कश्मीर भारत का है। भारतीय मौसम विभाग अब अपने बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल भी बताता है। वहीं डीडी न्यूज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में भी भारत के इन इलाकों का अपडेट मिलने लगा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत के साथ चल रहे विवाद के बाद नेपाल ने ऐलान किया है कि वो अपना नया नक्शा जारी करेगा, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वो अपना क्षेत्र दर्शाएगा। देश के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने घोषणा की है। संसद में राष्ट्रपति द्वारा नीतियों और कार्यक्रम पर पढ़े गए दस्तावेजों में कहा गया है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल का क्षेत्र है और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कूटनीतिक पहल की जाएगी। एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जाएगा। क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच पिछले साल से विवाद हो गया था। भारत ने नया नक्शा प्रकाशित किया था जिसमें कालापानी को उसकी सीमा में दर्शाया गया और काठमांडू ने इसका विरोध किया। भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर की खुली सीमा को साझा करते हैं। नेपाल का कहना है कि उसने 1816 की सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्रों को लगातार बनाए रखा है। इसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख भी शामिल है। यही नहीं, इस संधि का हवाला देते हुए लिपुलेख दर्रा लिम्पियाधुरा और कालापानी के क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि ये क्षेत्र भारतीय है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों से भारत के साथ नेपाल का रवैया काफी तल्खी भरा रहा है। इसके पीछे चीन का हाथ भी बताया जाता है। यही नहीं, आपको बता दें कि नेपाल ने कालापानी क्षेत्र के छंगरू में 160 सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर दी है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीबन 12 किलोमीटर दूर छावनी का निर्माण भी वो कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नेपाल कालापानी क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए बेहतर व्यवस्था करने में जुटा है। इसी क्रम में उसने स्थायी छावनी का निर्माण की योजना की तैयारी की है। दोस्तों, भारतीय सैनिक इनको उसी तरीके से ठोकेंगे जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तानियों को ठोका जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाली सेना है वो अगर भारतीय सेना के साथ पंगा लेती है। हालांकि थल सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है कि ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल अपनी जगह पर कार्य कर रहा है और भारत अपनी जगह पर कार्य कर रहा है। तनाव की तो कोई स्थिति ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना प्रमुख को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि नौसेना के फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-29 विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के साथ अब उड़ान भर सकते हैं। बेशक वैसे इसकी संभावना नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस प्रक्रिया का हिस्सा रहेगा। अगर नौसेना के लड़ाकू विमानों को समुद्र में तैनात नहीं किया जा सकता तो वे अन्य कामों के लिए वायुसेना के साथ तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत ने भी कहा कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी परिसंपत्तियों को एकीकृत करना है। उन्होंने कहा कि जब हमारे ये जो जहाज है नौसेना के वो समुद्र में तैनात नहीं होते हैं तो उन नौसेना के लड़ाकू विमानों को रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि भारत यहाँ पे अपने 2 फ्रंट जो बॉर्डर्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना के जो मिग फाइटर्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि आरकेएस भदौरिया ने भी इस बात पर जोर दे दिया है कि नौसेना के जो परिसंपत्तियां हैं उनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी कर सकती है।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार की मंशा है कि भारतीय सेना के लिए 5 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज के साथ माइक्रो रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद की जाए, जिनका वजन 6 किलोग्राम से ज्यादा ना हो और इनका इंड्योरेंस टाइम 60 मिनट से कम ना हो। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मोड वाले हों। आपको बता दें कि ये माइक्रो RAPS हल्के होने चाहिए। दिन और रात के सेंसर्स के साथ एक हवाई निगरानी के मंच के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, ताकि अलग अलग कामों में इनका इस्तेमाल किया जा सके। टेंडर के दस्तावेजों के अनुसार प्रारंभिक आवश्यकताएं 150 माइक्रो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की है, जिन्हें अनुबंध के 12 महीने के भीतर वितरित करने की आवश्यकता होगी। एक रिपोर्ट की माने तो नैनो और कॉम्पैक्ट ड्रोन स्थानीय रूप से कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों के लिए विकसित किए जाएंगे। साथ ही भारतीय विक्रेताओं से स्थानीय ड्रोन की खरीद का आह्वान किया गया है और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी अपनी तकनीकी साझा करने का रक्षा मंत्रालय ने उनसे आह्वान किया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भविष्य में भारतीय वायुसेना ने देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनाती के लिए करीबन 450 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की योजना बना रही है। आपको बता दें कि इस बारे में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा है। वायुसेना द्वारा शामिल किए जाने वाले विमानों की सूची में 36 राफेल, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 100 एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और 200 से अधिक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट शामिल है। भदौरिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 15 सालों में 83 LCA हमारे लिए प्राथमिक फोकस में है। उसके बाद LCA Mark II आएगा और हम 100 की संख्या में से देख रहे हैं। साथ ही हमें LCA वर्ग के 200 फाइटर जेट्स अपने पास रखने हैं और AMCA की हम 6 स्क्वाड्रन देख रहे हैं, जिनमें करीबन 108 विमान हो। इसीलिए स्वदेशी डोमेन क्षेत्र में जो पहले से हमारी आवश्यकता के अनुसार जमे हुए हैं, उसके लिए DRDO हमारी समझ के हिसाब से कार्य कर रहा है। कुछ महीने पहले भारतीय वायुसेना MiG-21 और MiG-27 लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सोच रही है और इससे करीबन 10 स्क्वाड्रन्स की कमी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर के बाद अब बात करते हैं फिर से चीन की। आपको बता दें कि चीन ने LAC पर हालिया झड़पों के बाद लद्दाख से लगी सीमा पर अपनी सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि लद्दाख के समीप गैल्वन घाटी में बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों को तैनात किया गया है। बता दें कि मई के पहले हफ्ते में इस इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में कई सैनिक घायल हुए थे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि गैल्वन घाटी के समीप चीन की सीमा की रक्षा के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि चीनी सेना के एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि इस क्षेत्र में भारतीय सैनिक गश्त के लिए आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैल्वन घाटी पर उसका अधिकार है। इस क्षेत्र में भारत सामरिक ठिकाने बनाकर नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि चीनी सेना आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करती है। इस क्षेत्र में चीन ने अपनी सेना की उपस्थिति को काफी मजबूत बना लिया है। भारत चीन की सेना बॉर्डर पर पैदा होने वाले किसी भी हालत का निपटारा करने के लिए हॉटलाइन से एक दूसरे के बीच संपर्क करती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो गगनयान मिशन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि गगनयान भविष्य के मिशन के लिए स्थानीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन व दवाइयां विकसित करने के लिए स्टार्टअप का उपयोग करेगी। एक अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए हरे इंजन बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसरो के अध्यक्ष के ने बताया कि हमने पहले ही अनुसंधान संगठनों और शिक्षाविदों के लिए नए अवसरों की घोषणा की है। यह स्टार्टअप और उद्योग का विस्तार करेगा। पिछले महीने इसरो ने 17 टेक्नोलॉजीज के एक समूह की पहचान की है, जिसने अपने गगनयान मिशन में उपयोग के लिए कम लागत पर स्थानीय रूप से विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। इनमें अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, दवा, अंतरिक्ष यान के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष विकिरण के लिए एंटी रेडिएशन और थर्मल संरक्षण प्रौद्योगिकी सहित अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की टेक्नोलॉजी शामिल है। आपको बता दें कि इसरो ने पहले ही संकेत दिया है कि कई मानव अंतरिक्ष उड़ानों के मिशन को देख रहा है। साथ ही एक अंतरिक्ष स्टेशन को आवास और अंत में मानव को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन के लिए और उसके अध्ययन के लिए एक छोटा समूह भी बनाया गया है। आपको बता दें कि के ने कहा है कि इसरो निजी खिलाड़ियों के लिए अपनी सुविधाओं को खोल चुका है, जिसमें लार्सन एंड टर्बो और HAL की अगुवाई वाली एक कंसोर्टियम की मदद करना और अपने होम ग्रोन रॉकेट यानी कि PSLV का निर्माण करना शामिल है। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।